स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द अल्काइंस। अब हम करने जा रहे हैं एल्काइंस को, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, एल्काइंस में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन आर कार्बन कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज अल्काइन। जब कार्बन और कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको हम कहते होते हैं एल्काइंस। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये एल्काइंस नहीं होता, और ना ही ये चीज पॉसिबल है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ वन बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइंस कहते हैं। जब टू कार्बन के मिड में वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अच्छा, आप लोग मुझे रिवाइज करवाएं, दफा मुझे भूल चुका है कि एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। CnH2n+2। CnH2n+2, वेरी गुड। अच्छा, इब्राहिम आप मुझे बताओ कि एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है। CnH2n। CnH2n, वेरी गुड। और एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। इसमें देखो +2 होता है एल्कीन्स में, एल्काइंस में -2 होता है, और एल्कीन्स में कुछ भी नहीं होता, लाइक ना +2 ना -2। आगे हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ थ्री शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कार्बन एटम। इसमें क्या होता है कि थ्री शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस टर्म पे गौर करो तो कह रहा है कि इन कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं, एक्चुअली वो क्या होता है, इसमें थ्री शेयर्ड, तीन जो आपस दोनों ने शेयर किए हुए हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। किस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास वन पेयर बन चुके हैं इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों ने मिलकर एक और पेयर बना दी, ये सेकंड पेयर बन गया। और उसके बाद ये और ये इन्होंने मिलकर बना दिया थर्ड पेयर। तो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, ट्रिपल बॉन्ड किससे मिलकर बनता है, थ्री शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। इट इज रिप्रेजेंटेड एज C ट्रिपल बॉन्ड C। ईच कार्बन इन अ ट्रिपल बॉन्ड कैन फॉर्म ओनली वन मोर सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो सिर्फ एक और बॉन्ड बना सकता है किसी और एटम के साथ, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि देखो ऑलरेडी कार्बन ने तीन बॉन्ड्स तो बनाए हुए, एक बॉन्ड सिर्फ रह गया, तो ये टोटल फोर बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो कार्बन के पास अब एबिलिटी है, कार्बन के पास स्पेस है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैक्स एक बॉन्ड और बना सकता है, ठीक है। मैंने एग्जाम सेल्फ एसेसमेंट एक्सरसाइज जो है वो 8.2 कवर करवा दी है अब्दुलरहमान। ये देखो मैंने लास्ट में करवाई है आपको, आप लेक्चर थोड़ा लेट ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग देखना, तो वो आपको यहाँ से ये पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें सॉल्व कर लिया है, ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे आपको। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि हर कार्बन के पास क्या होता है कि एबिलिटी होती है, हर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास एबिलिटी होती है, या उसके पास स्पेस होती है कि वो अब इसके अलावा एक और बॉन्ड बना सकता है। इसके पास भी यही एबिलिटी है, इसके पास भी इतनी स्पेस है कि एक और बॉन्ड बना सकता है किसी भी एटम के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन से बना रहे तब भी एक ही बॉन्ड बनाने की और इसके पास स्पेस है। सबसे सिंपलेस्ट मेम्ब्रेन कौन सा होता है हमारे पास एल्काइन फैमिली का, दैट इज कॉल्ड एज द इथाइन। सबसे जो सिंपलेस्ट एल्काइन है वो इथाइन है। अच्छा, आप लोग मुझे बात बताएं कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन हमारे पास कौन सा होता है, मैं पूछ रही हूँ सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होता है। मीथेन। मीथेन। मीथेन, गुड। अच्छा, उसके बाद फातिमा आप मुझे बताओ सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सा होता है। मैम मीथीन। मीथेन। अच्छा, सब आप मुझे बताएं कि क्या मीथेन आपने कभी सुना है। नहीं मैम, इथीन इथीन। गुड, इथीन। अच्छा, आप एक्सप्लेन भी करो कि क्यों इथीन है। मैम उसके कार्बन बॉन्ड्स की वजह से। कार्बन बॉन्ड्स की वजह से मतलब, यहाँ डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, तो ये क्या यहाँ पे मेरे पास मीथेन नहीं हो सकता। मीथेन क्यों सिंपलेस्ट मेंबर नहीं है इसका, इथीन क्यों है। किसको रीजन पता है इसकी, इब्राहिम को पता है, सबा किधर है, सबा को पता है, अब्दुलरहमान को। चलिए, क्योंकि इथेन में डबल बॉन्ड होता है और मीथेन में सिंगल। हाँ,
मीथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड किस साथ होता है? कार्बन। कार्बन। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन वो तो फिर मीथेनर है ना, मीथेन में तो एक ही कार्बन है। इसका सिंगल बॉन्ड किस साथ होता है मीथेन का? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। देखो इसने चार सिंगल बॉन्ड बना के इसने बना लिया है मीथेन, लेकिन अब एल्कीन का सिंपलेस्ट मेंबर या फर्स्ट मेंबर इथीन इसलिए होता है फातिमा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। अब कोई कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन को बनाने में मसला नहीं है, ये बना सकता है, हाइड्रोजन नहीं बना सकता। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता डेफिनेटली। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, 1। तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, दो बॉन्ड्स नहीं बना सकता। इसलिए सेकंड मेंबर जो है यानी जो इथीन है, वही सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होता है एल्कीन फैमिली का। तब हम ये कहते हैं कि इसमें इथीन फर्स्ट पे आता है। अब देखो एटलीस्ट दो कार्बन का होना मस्ट है, लेकिन अब क्या था, मीथेन में सिर्फ एक कार्बन था, इस वजह से उसको हम कहते हैं कि वो सिंपलेस्ट मेंबर नहीं है। समझ आ गया आपको पॉइंट की? यस मैम, थैंक यू। ओके फाइन, आगे देखें। यहाँ पे क्या आता है कि इथाइन। अब इथाइन जो है ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है एल्काइन फैमिली का, और इसमें कहते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलिन। हम इसको ये नाम याद रखिएगा, हम इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। कार्बन कार्बन के मिड में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच है और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, C2H2 बन जाएगा। C2H2 जो है इसको हम क्या कहते होते हैं, एसिटाइलिन। हम इसको एल्की इसको हम लोग जो है वो इथाइन भी कहते हैं, हम इसको एसिटाइलिन भी कहते होते हैं, ठीक है। ईच कार्बन एटम इन इथाइन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन एटम एंड द अदर कार्बन थ्रू अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दी एल्काइंस की डिस्क्रिप्शन हमने स्टडी कर ली है। आगे हम देखते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर 8.3 हम उसको डिस्कस करते हैं। आपको दोबारा कहा गया कि आपने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ब्यूट वन आइन, ठीक है। अब ब्यूट वन आइन में क्या होगा, आपके पास ब्यूटीन में 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे पहले बता चुके हैं इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, दिस मीन्स 1 2 3 4 कार्बन हो गए हमारे पास। अब लिखा हुआ है आइन मीन्स के यहाँ पे कौन सा मेंबर होगा, यहाँ पे एल्काइन फैमिली एग्जिस्ट कर रही है, तो 1 पोजीशन के ऊपर आइन है, मतलब के फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बाकियों के बाद सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है कि इसके सारे के तमाम बॉन्ड्स को शो कर देना है। अच्छा फातिमा मुझे बताओ कि इस ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4, मुझे बताओ इस कार्बन के साथ कार्बन नंबर 2 के साथ कितने हाइड्रोजन और अटैच हो सकते हैं? मैम इसके साथ ना 1। कोई भी अटैच नहीं हो सकता? मैम एक और हो सकता है अभी। एक और हो सकता है, यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। अब इस कार्बन की जगह वैलेंसी क्या है, कितने बॉन्ड अटैच है इस मैम पे? 4। 4 की वैलेंसी होती कार्बन की, तो कितने बॉन्ड्स कार्बन से अटैच हैं? मैम इसके साथ कोई भी नहीं आ सकता, इसमें तो ऑलरेडी 4 हैं। यस इसके ऑलरेडी 4 हैं, तो इसके साथ कोई और अटैच नहीं होगा। 1 2 3 4 से कोई अटैच नहीं होगा, 1 2 इससे टू टू और अटैच हो जाएंगे, इसके पास 1 है, 2 3 4 इस तरह अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर दी एल्काइंस, फॉर दी ब्यूट वन आइन का ये स्ट्रक्चर डिस्प्ले स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ देखो 1 2 3 3 बॉन्ड्स थे और ऑलरेडी एक बॉन्ड जो है उसने और आके यहाँ पे अटैच होना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया इसका ये डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। समझिएगा CSF लिखा हुआ है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास देखो ये एक CH है, एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है, और एक जो है वो ये वाला एरिया बन रहा है। तो ये देखो फर्स्ट पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH, आगे आप ट्रिपल बॉन्ड शो कर दें, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इस तरह भी पॉसिबल है। इस तरह कर दो कि CH ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन CH2 CH3, इस तरह भी कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप इस तरह कर दें CH3 CH2 CH3 इस तरह कर देंगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। जब आपके पास ऊपर लिखा हुआ है कि ब्यूट
वन आइन है तो एग्जामिनर को पता है कि आइन है, उसको देख के समझ आ गई कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का अटैच होने का मकसद ये है कि ऊपर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड शो किए जा रहे हैं कि इसने तीन बॉन्ड्स तो वैसे बना लिए थे सेकंड कार्बन के साथ, इसलिए यहाँ पे CH आ गए। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, जिसको ये होता है कि हम लोग नहीं अपने बॉन्ड्स शो करेंगे तो सब बॉन्ड्स ना शो करें, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड को शो कर दें, बाकी शो ना करें बेशक। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं। आपके पास सेकेंड आ चुका है ब्यूट टू आइन। ठीक है, अब ब्यूट टू आइन में क्या होगा, इसमें भी फोर कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। टू आइन का मतलब क्या होता है, सब आप मुझे बताओ। इसकी पोजीशन नंबर 2 है। कहाँ पे, किन टू के मिड में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 2 और 3 के दरमियान में 2 और 3 के मिड में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बाकी जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकी कितने बॉन्ड इसको चाहिए, 1 2 3, इसके 4 बॉन्ड सिर्फ पूरे हो जाएंगे। इसको यहाँ पे हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, इसके साथ 1 2 3 4, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए, 1 2 3 4 इसको भी कोई नहीं चाहिए, और इसके साथ भी 3 आ जाएंगे। देखो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास इस तरह से बन गया। अच्छा, अब इसका अगर आपसे कोई कहे कि कंडेंस्ड फार्मूला बताएं, यानी कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बताएं, ऊपर हमने कौन सा शो किया था, डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस की बात की जाएगी तो हम लोग क्या बताएंगे, हम बताएंगे CH3, फिर आगे कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे है CH3। ठीक है, आपने इसका इस कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला शो कर दिया है, या आप इसको अगर इस तरह भी कर दे, CH3C, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे CH3 है। मतलब डिस्प्ले का मतलब होता है कि आपने तमाम बॉन्ड्स को शो करना है। कंडेंस का मतलब है कंडेंस करके जोड़ जोड़ के इनको लिखते हैं, लेकिन बेशक आप कार्बन कार्बन के मिड वाली बॉन्डिंग को शो कर सकते हैं, इस पे आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई होगी हमारी एग्जांपल नंबर 8.3। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक। नो। नो मैम, क्लियर है। ओके फाइन, हम आगे मूव करने जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तक आपको नेम दिया रहता था और आपसे कहा जाता था कि स्ट्रक्चर बनाएं। अब क्या होगा कि स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि नेम बताएं इसका। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। कॉन्सेप्ट बहुत मजे का, नेमिंग कभी समझेंगे तो नेमिंग बहुत मजे की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन नेमिंग में बहुत नंबर कटते भी हैं, क्योंकि बच्चों को नेमिंग करनी नहीं आती होती। तो आप लोगों ने अपना एम रखे कि हम लोग नेमिंग को बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट डे से ही सीखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा नेमिंग में क्या होता है, आयुपेक। आयुपेक क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इससे ये बनते हैं। पहली बात तो आपको इस आयुपेक की एब्रिविएशन पता होनी चाहिए। डेवलप्ड a systematic set of rules for naming the organic compounds। इसका मतलब ये है कि ये जो आयुपेक है, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हमारे पास पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका काम क्या है, इसने ना कुछ रूल सेट कर दिए हैं, हमें अब उन रूल्स को हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम डिसाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें उन रूल्स को मस्ट फॉलो करना है। और अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर को नाम दे रहे हैं ना, ब्यूट वन आइन दे रहे हैं, तो आपको पता है कि जो ब्यूट वन आइन है, हम इसको किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, हमने इसको इसको आईयूपीए रूल्स के अकॉर्डिंग इसको नाम बनाया ब्यूट वन आइन। अब आप बेशक दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इस स्ट्रक्चर को ब्यूट वन आइन ही कहते हैं, इसका कोई और नेम नहीं होगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स भी नहीं होंगी। तो आईयूपीए जो नेम्स हैं, ये वो नेम्स इनको ओवरऑल लाइक पूरी दुनिया में इनको ना माना जाता है कि ये जो नेम्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास नेमिंग की भी दो तरह की टाइप्स होती हैं। नेमिंग टू टाइप्स की होती हैं। एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि नेमिंग हमारे पास कौन सी हो सकती है। नेमिंग हमारे पास होती है आयुपेक नेमिंग, जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं या जिसको माना जाता है। एक होती है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग ये होती है कि किसी भी बंदे ने उसको कोई भी नाम दे दिया, वो किसी न किसी वजह से बहुत मशहूर हो गया था, वो नाम बहुत फेमस हो गया था, तो अब उसका वो नाम भी बन चुका है, लेकिन उसको वर्ल्ड वाइड हर जगह पे हर कंट्री में नहीं माना जाता। शायद आपको उसका नाम पता हो और आप जाते हैं अमेरिका और आप जाके किसी के सामने नाम लेते हैं तो उसको बात नाम पता ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो कॉमन नेम्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर एक को पता हो, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी वो करेक्ट नेम्स होते हैं जो आप तक पहुंचे हैं, वो
लोगों ने बहुत स्टडी करके आपको अब तक वो नेम्स बताए, इसलिए वो बिल्कुल ठीक होते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसके बाद देखिए, इसका पर्पस क्या, आईयूपैक नेमिंग का क्या पर्पस है? टू हेल्प केमिस्ट एंड रिसर्चर्स करेक्टली आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट द कंपाउंड्स वर्ल्ड वाइड, ताकि जो केमिस्ट हैं और जो रिसर्चर्स लोग जो रिसर्च कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह पे, डिफरेंट फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स पे जो रिसर्च कर रहे हैं, वो ताकि कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उनको पहचान सकें और उनमें डिफरेंशिएट कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल हर दुनिया के हर कोने में ब्यूट वन आइन को ब्यूट वन आइन ही कहा जाए, तो पूरी दुनिया में लोगों को पता होगा कि अच्छा यही ब्यूट वन आइन है और यही इसका स्ट्रक्चर है। तो हर जगह इसको लोग लाइक इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई और कहता है कि ब्यूट वन आइन ये वाला स्ट्रक्चर, तो आप उसको रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। अवॉइडिंग द कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन को खत्म कर देता है, अवॉइड करता है उससे फ्रॉम द कॉमन और द ट्राइवियल नेम्स। ट्राइवियल नेम्स होते हैं जो कि ट्राइवल किसी भी ट्राइब्यूट के बेस पे, यानी किसी किसी पर्सन ने फॉर एग्जांपल, अब देखो एक एक नाम आपने बहुत दफा सुना होगा, लेविस एसिड। इसको लेविस एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि लेविस ने इसको डिस्कवर किया था, तो हम कहते हैं इसको लेविस एसिड। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम्स पे होती हैं, जैसे कि हमारे पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, बोर एक्सपेरिमेंट है। अब वो क्यों उसको नाम दे दिया गया? क्योंकि वो साइंटिस्ट के बेस पे, उनको साइंटिस्ट के नेम की बेस पे उसको नेम दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आईयूपैक नेम्स गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर के बारे में आपको फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। यहाँ आपके पास 4 कार्बन है, जिसमें से फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड था। इसने आपको इस पूरे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दे दी कि ये ब्यूट वन आइन है। इसमें फर्स्ट पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी में सिंगल बॉन्ड है। इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ अटैच नहीं है, इसके साथ 2 अटैच है, इसके साथ 3 अटैच है। आपको उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन इसने दे दी। आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्काइन फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपको इसने फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ये आपको कार्बन की लेंथ के बारे में बताता है कि कार्बन कितना लेंथी है। ये आपको बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर, ये जो आईयूपैक नेम है आपको बता रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन होते हैं और ये कोई बहुत ही लॉन्ग चेन नहीं है। ये आपको प्रेजेंस एंड पोजिशन ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। देखो ये 1 बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है। ये उसकी प्रेजेंस के बारे में और पोजीशन के बारे में बताता है कि बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको एक आईयूपैक नेमिंग देती है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ क्लासेस होती हैं, हम लोग नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स का। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूंकि बहुत ज्यादा है, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, ऑलमोस्ट 19 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो 19 मिलियन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या किया गया, उनको कुछ क्लासेस में, कुछ 15 to 20 क्लासेस है जिनमें हम लोगों ने इनको कैटेगराइज कर लिया है। तो अब क्या होता है कि अब वो जो फॉर एग्जाम्पल एक क्लास का नाम है एल्केन, एक का नाम है एल्कीन, एक का नाम है एल्काइन, इन सबको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एक का नाम है एल्कोहल, एक का नाम होता है एल्डिहाइड। इस तरह बहुत से फंक्शनल ग्रुप आगे जाके आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है, बहुत से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब आपके पास ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर अच्छा अब एल्कीन के अंदर बहुत से थाउजेंड्स मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कीन में के अंदर आ जाता है, जिन तमाम की प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम है, बेसिक प्रॉपर्टीज तमाम सेम है। इसी तरह कुछ एल्कीन्स में आ जाते हैं, कुछ एल्काइंस में। तो इस तरह हमारे लिए इनको स्टडी करना बहुत ईजी हो चुका है, वरना इनको स्टडी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इनको हम कहते थे फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें क्या होता है कि जो कि एक बेसिक क्लासिफिकेशन क्लासेस बना देती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू द सेम क्लास। वो तमाम कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे हम ये कहते होते हैं कि इथीन हो गया, या हमारे पास प्रोपीन हो गया, या हमारे पास ब्यूटीन हो गया। तो ये तमाम एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, और वो क्लास कौन सी है? एल्कीन क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इन सबको क्या कहा जाता है कि जिन सब के सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उन सब की क्लास भी सेम होती है। अब हमारे पास एक नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, किसी भी नेम के 2 पार्ट्स होते हैं। चाहे आपके पास एक नेम इथीन है, इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट ये वाला होता है और एक ये लास्ट वाला पार्ट होता है। ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये उसको अपने फंक्शनल ग्रुप
अपनी क्लास की बेस पे दिया जाता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास दो दो पार्ट होते हैं नेम के। एक को हम कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम कहते होते हैं स्टेम, स्टेम, ठीक है। और इसको हम कहते होते हैं सुफिक्स, suffix। first part को कहते होते हैं stem, and second part is called as a suffix। the first part is stem, which tells us how many carbon atoms are present in the longest continuous chain। कि चेन में, इस लंबी सी कॉन्टिन्यूस चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, ये आपको स्टेम बताती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये आपको बताता है कि आपके पास इसमें कितने कार्बन है, स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है। मैथ बताता है कि एक कार्बन है, के दो कार्बन हैं, प्रोप बताता है कि तीन कार्बन हैं, ब्यूट बताता है कि चार कार्बन हैं, ठीक है। तो स्टेम आपको कार्बन नंबर बताती है। सुफिक्स क्या बताता है, टेल्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, के कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आइदर वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो जो भी फंक्शनल ग्रुप है, सुफिक्स आपको उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। एडेड एट द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड पे हम इसको ऐड करते हैं। जैसे कि एन है, ये बताता है एल्केन, ईन बताता है एल्कीन्स, आइन बताता है, वाई एन ई आपको बताता है कि ये अल्काइंस है। अगर लास्ट में ओ एल आ जाए, इसका मतलब है कि ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। अगर ए एल आ जाए तो पता चलता है ये एल्डिहाइड है। अगर ओ एन ई आ जाए तो हमें पता है कीटोन है। आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम को पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट पे कि एक स्टेम होता है और एक क्या होता है, सुफिक्स। स्टेम बताता है हमें कि कार्बन नंबर्स कितने हैं, सुफिक्स बताता है कि लास्ट पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सुफिक्स आपको लेंथ बताता है, सॉरी स्टेम आपको लेंथ बताता है, सुफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, और टुगेदर दे फॉर्म द आयुपेक नेम, दोनों मिलके आयुपेक नेम बना देते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी पॉइंट में समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है। सबको समझ आ गई है? यस मैम। ओके, हम आगे मूव करते हैं, और हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पे क्या चीज़ है। अच्छा, अब आपको देखो यहाँ पे शो कर दिया गया, आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है, और वो टेबल आपको क्या शो कर रहा है, ये टेबल आपको शो कर रहा है कि यस, आपको शो करे कि ये स्टेम है, और आगे इनकी ये स्टेम के साथ कार्बन के ये नंबर्स हैं। तो ये बताता है कि आपने बस ये 10 नेम्स याद रखने हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑग, नॉन और डेक। और इनको पता होना चाहिए कि मेथ मीन्स 1, एथ मीन्स 2, प्रो मीन्स 3, ब्यूट मीन्स 4, पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6, हेप मीन्स 7, ऑग मीन 8, नॉन मीन 9 एंड डेक मीन 10। ये आपके पास जो नंबरिंग है उसके लिए आपको एक इनके नेम्स रख दिए गए हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं कहते, बल्कि हम लोग ये एथ, मेथ, प्रोप ये यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे आप देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं हर एक एक को नेमिंग करना। आज हम सिर्फ एल्केन्स की नेमिंग करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है वो बाकी नेमिंग भी करके अपना यूनिट जो है वो एंड कर देंगे। अब देखिए नेमिंग ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स को नेमिंग कैसे की जाती है। एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स in which all the carbon atoms are joined by a single covalent bond। एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें तमाम कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। एल्केन्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो चाहे कार्बन हाइड्रोजन हो या चाहे कार्बन कार्बन हो, उनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। कौन कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल बनता है। जो कार्बन कार्बन ने दोनों ने देखो इस बॉन्ड को म्यूचुअली शेयर किया हुआ है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की भी है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की भी है, इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जनरल रूल इसका क्या होता है कि एट द सुफिक्स, लास्ट में हम लोग एन ऐड करते हैं, स्टेम नेम के एंड पे हम लोग ए एन ई ऐड करते हैं। आफ्टर द स्टेम बिफोर एडिंग स्टेम बिफोर एन गिव्स द नेम ऑफ एल्केन। अगर आप जो है वो एन से बिफोर, एन से पहले अगर आप स्टेम को ऐड कर लें तो उससे आपके पास एल्केन का नेम बन जाएगा। जैसे कि मेथेन, मीथेन जो है वो क्या है, जिसमें 1 कार्बन होता है। इथेन वो है जिसमें 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेन 3 कार्बन वाला, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला। दोबारा मैं वही बात कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है आपको ये फार्मूलाज याद हो, बस ये इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला याद हो। एक दफा जनरल फार्मूला याद कर लें, CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है। अगर ये फार्मूला याद है तो आप किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कार्बन हैं, तो C मेरे पास क्या हो जाएगा 4, N की वैल्यू हो जाएगी 4, H क्या हो जाएगा 2, N फिर आ गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, +2 इसमें ऐड कर दें, C4
H4 2 8 प्लस 2 क्या बनता है हमारे पास? C4H10। 10. ठीक है, ये आपके पास जो क्या देखो फॉर्मूला ब्यूटेन का, C4H10 आपके पास है ब्यूटेन। तो इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज याद करने की, मेमोराइज करने की, क्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको फॉर्मूला आता है जनरल फॉर्मूला तो आप किसी को भी कभी चेक कर सकते हैं। इस टाइम आपके पास क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ द कार्बन आइटम्स, और सुफिक्स इन जो है वो आपको क्या बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है? एल्केन्स हैं। समझ आ गई सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है, 1 मिनट रह गया, एल्कीन्स को भी कवर कर लेते हैं। बात तो सारी देखो सारी सेम है, आप लोग को सब कुछ आता है, मुझे समझ आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोग को? No, ma'am. किसी को भी नहीं लग रहा है? सिर्फ सबा को नहीं लग रहा? नो मैम। ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है हमारे पास। एल्कीन्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और इनके नेम्स एंड होते हैं E N E पे। ठीक है, ये हमारे पास ये भी हाइड्रोकार्बन हैं, इनमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक, पूरी चेन में कम से कम एक पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड जरूर होगा। वो 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे, जहां पे भी हो, लेकिन एटलीस्ट एक, एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मस्ट है एल्कीन्स में। ठीक है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड ही उसको एल्कीन शो करे। अब अगर 2 कार्बन है तो उसको नेम हो जाएगा हमारे पास इथीन, लास्ट नेम हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। अगर 3 कार्बन अगर ब्यूटीन है तो 4 कार्बन वाला ब्यूटीन बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रख लें, CnH2n के थ्रू आप किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको मैं कहती हूँ बताएं 6 कार्बन वाले का नेम क्या होगा, तो C6, N की जगह देखो 6 लिख दिया, 2 × 6 कर लो, क्या बच जाएगा? C6H12। सो C6H12 फॉर्मूला है 6 कार्बन वाले का, जिसको हम कह देते हैं हेक्सीन। अब इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होती है? डबल बॉन्ड की कौन सी पोजीशन होती है? देखो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। आपने उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। लेस देन 1 मिनट रह गए, देती लैपटॉप। जहां से हमारे पास डबल पॉइंट करीब पड़ता है, आपने नंबरिंग वहां से करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ से देखो ये करीब पड़ रहा था 1 2 3 4, मैं इसे इस तरह से